हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले करते हैं रिलेशंस। रिलेशंस में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सब हमारा बेस बनाएंगे हमारे चैप्टर के लिए दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस के लिए। तो फंक्शंस से पढ़ने से पहले हम रिलेशंस पढ़ेंगे। तो रिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और इसके अलावा और क्या-क्या टाइप के रिलेशन होते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। और जो रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जहां से क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा और डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक्स हमें अच्छे से कवर करने हैं। तो आते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक पे दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, वो होता है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे अगर मैं बोलूं हमारे दो एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी, तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड है, सेपरेटेड बाय कोमास हैं, तो ये हमारा होगा ऑर्डर्ड पेयर। जिसका जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है या फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास ए। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट, और ये हमारा है सेकंड कंपोनेंट और सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट और कंपोनेंट। और इसी को अगर हम बी कोमा ए लिखें तो यहाँ हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा बी और सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। दैट इज ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी एंड सी कोमा डी, तो ये आपस में इक्वल तभी होंगे अगर ए इज इक्वल टू सी हो और बी इज इक्वल टू डी हो। तो इन दोनों के इक्वल होने की कंडीशन है if and only if a is equal to c and b is equal to d। दैट इज जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो और जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो, तो ही हमारे ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होंगे। इसको जैसे हम एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें है x प्लस वन कोमा वाई माइनस वन, ये इक्वल है 3,4 के, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर। दैट इज x प्लस वन अगर 3 के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट आपस में इक्वल हो दैट इज y माइनस वन इज इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 2 और y आ जाएगा 5। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एंड 5। इसके बाद आते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर हमारे पास ए और बी कोई दो सेट हैं, ए और बी हमारे पास क्या है? सेट्स हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ए एंड बी की उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। ये हमारे पास क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। और जो एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो किस टाइप के होंगे? वो हमारे पास क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए कोमा बी, जहां हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ए वो बिलोंग करेगा सेट ए से और जो सेकंड एलिमेंट है बी वो बिलोंग करेगा सेट बी से। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जहां फर्स्ट कंपोनेंट हमारा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो इसी तरह अगर हम बी क्रॉस ए डिफाइन करें तो उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? उसके एलिमेंट्स होंगे बी कोमा ए टाइप के, जहां हमारी प्रॉपर्टी क्या है? बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसी तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम तीन सेट लेते हैं ए कोमा बी कोमा सी, ये हमारे हैं थ्री सेट्स। तो इसकी अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्योंकि क्रॉस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पेयर नहीं बोलेंगे क्योंकि दो नहीं है, यहाँ हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट।
क्योंकि एलिमेंट्स हैं 3। पेयर किसके लिए यूज होता है? 2 के लिए होता है। और ये यहाँ प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, बी बिलोंग कर रहे हैं सेट बी से, एंड सी बिलोंग कर रहे हैं सेट सी से। तो ये हो जाएगी हमारी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो उसको हम टू टप्पल भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को हम बोलते हैं टू टप्पल। ये होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। और जो हमारे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होते हैं इसको हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को हम थ्री टप्पल भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमारा एन ऑर्डर्ड होगा तो उसको हम एन टप्पल बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमें पता है ए क्रॉस बी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और अगर ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है, तो जो हमारा ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने देखा जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स है वो किस टाइप के होंगे? ए कोमा बी, और बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स होंगे बी कोमा ए। तो ये आपस में इक्वल तभी होंगे अगर ए इज इक्वल टू बी है। अगर दोनों सेट इक्वल होंगे तो ही ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, अदरवाइज ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर ए या बी कोई भी फाई है, इफ ए इज इक्वल टू फाई और बी इज इक्वल टू फाई, दैट इज कोई सा भी एक सेट या तो ए या बी एम्प्टी सेट है, तो जो भी इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ए क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस ए होगा, वो किसके इक्वल होगा? वो फाई के इक्वल ही होगा। क्योंकि एम्प्टी सेट की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें अगर ए फाई है तो जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे ए बी, अब ए में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसी के भी साथ करें तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। ऐसे ही अगर बी फाई है तो भी वो एम्प्टी ही आएगा। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद देखते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास ए एंड बी फाइनाइट सेट्स हैं, तो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, दैट इज इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो जो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इस सेम अगर हम थ्री टप्पल के लिए करें, ऑर्डर ट्रिपलेट के लिए करें, अगर ए बी सी फाइनाइट सेट्स हैं, याद रखना ये हम फाइनाइट सेट्स के लिए ही निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो उसके एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दैट इज ऑर्डर ट्रिपलेट, ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। इसको हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से। अगर हम बोले कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और बी एक सेट है जिसमें x है, x नेचुरल नंबर है और x इज इवन प्राइम नंबर। तो हमें पता है इवन प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली 2। तो यहाँ से हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो ये कितने हो जाएंगे? 3। इस तरह के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। अगर ए बी सी 3 सेट्स ले लेते हैं हम, ए बी सी आर 3 सेट्स, तो जो ए क्रॉस बी यूनियन सी होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर यूनियन एंड ऑल्सो ओवर इंटरसेक्शन। मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है
तो वो किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसके अलावा अगर ए क्रॉस बी माइनस सी निकाल लें तो वो किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ये डिफरेंस के ओवर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसके अलावा हमने एक और प्रॉपर्टी देखी है कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी तो जो ए क्रॉस ए होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। और एक और प्रॉपर्टी है, अगर ए सबसेट है बी का और कोई थर्ड सेट सी है तो जो ए क्रॉस सी होगा वो भी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। इसके अलावा अगर ए सबसेट है बी का एंड सी सबसेट है डी का तो यहां से अगर हम निकालें ए क्रॉस सी तो वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है। ये डायरेक्ट ऑप्शन में देके पूछी जा सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं, अगर ए एंड बी, इफ ए एंड बी सेट्स हैव n कॉमन एलिमेंट्स, जैसे हमारे सेट है ए और बी और इनमें n कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारा ए क्रॉस बी होगा और बी क्रॉस ए होगा, इन दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे? वो होंगे n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये हमें याद रखनी है। इसके अलावा हम देख लेते हैं रिलेशंस। हमारा ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं रिलेशंस। हमने ये सब क्यों देखा? क्योंकि रिलेशंस पढ़ने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं रिलेशंस। रिलेशंस के लिए लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी क्यों लिया? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए क्या होने चाहिए? दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी सेट एम्प्टी हो गया तो जो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एम्प्टी हो जाएगी। तो अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो जो रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो जो रिलेशन होगा आर वो क्या होगा? सबसेट होगा, इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी। तो जो रिलेशन आर होगा, रिलेशन आर हमने अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिया है तो जो रिलेशन आर होगा वो क्या होगा? फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अगर रिलेशन आर को हम बी टू ए डिफाइन करेंगे तो वो सबसेट बन जाएगा बी क्रॉस ए का। ठीक है, इसके बाद इसको हम देख लेते हैं। इफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? ए कोमा बी, जहां ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से और बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से, दैट इज सेट बी से। तो अगर हम देख लेते हैं, इफ ए कोमा बी है वो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी। ये रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन की, ए आर बी, दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी। इसको हम ऐसे बोलते हैं। और अगर इसको हम लिखें कि ए बी आर से आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। नोट के लिए हम क्या करेंगे? आर को क्रॉस कर देंगे। इसको कैसे रीड करेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और इसको रीड करेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। तो इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमने रिलेशन डिफाइन किया, आर एक रिलेशन है
किन सेट्स में, ए और बी में। ए क्या है हमारे पास सेट 1, 2, 3, 4 और बी है 1, 4, 9, 16। तो आर रिलेशन किससे डिफाइन होगा, ए टू बी, ए रिलेटेड टू बी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ए क्या है, बी का स्क्वायर रूट है। 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। और अगर इस ये रिलेशन है हमारा ए टू बी, अगर इसी रिलेशन को हम आर एक और रिलेशन डिफाइन करें फ्रॉम बी टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ, क्योंकि जो भी बी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, स्क्वायर हैं एलिमेंट्स ऑफ ए के। ठीक है, और इसको रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ आर है जो हमारा, इसको हम लिख लेते हैं R1, इसको लिख लेते हैं R2। तो जो R1 है वो क्या है, 1, 1, 2, 4, 3, 9 एंड 4, 16। क्योंकि 1 किससे रिलेटेड है, 1 से, क्या है, 1 1 का स्क्वायर रूट है, 2 4 का स्क्वायर रूट है, 3 9 का स्क्वायर रूट है, 4 16 का स्क्वायर रूट है। तो ये हो जाएगा हमारा R1। ऐसे ही R2 क्या हो जाएगा, 1, 1, 4, 2, 9, 3 एंड 16, 4। ये ऐसे क्यों, क्योंकि ये B2A है तो इसके एलिमेंट्स होंगे बी कोमा ए टाइप के, और R1 के एलिमेंट्स होंगे ए कोमा बी टाइप के। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। इसके अलावा हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसको हम एरो रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे करेंगे, तो हमने ये सेट लिया ए, ये सेट लिया बी, यहाँ हमने ए के एलिमेंट्स लिखे वो क्या क्या है, 1 2 3 4, यहाँ हमने बी के एलिमेंट्स लिखे 1 4 9 16। तो इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 किससे रिलेटेड है, 1 से, 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, 3 किससे रिलेटेड है, 9 से, 4 किससे रिलेटेड है, 16 से। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक रिलेशन लिया, लेट R इज इक्वल टू 1, 3, 2, 5, 3, 6, 2, 6, 2, 3। तो यहाँ हमारे ए के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, जो भी हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, ये क्या क्या है, 1, 2, 3। रिपीट एलिमेंट्स हम नहीं लिखते। इसके अलावा बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 3, 5, 6। तो इसको हम एरो रिप्रेजेंटेशन से करेंगे। ये हमारा हो गया सेट ए 1 2 3, ये हो गया हमारा सेट बी 3 5 6। अब हम रिलेशन में देखेंगे 1 किससे रिलेटेड है, 1 रिलेटेड है 3 से। इसके बाद 2 देखेंगे, 2 किससे रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है 5 से, और 2 रिलेटेड है 6 से। तो 2 5 से भी रिलेटेड है और 2 6 से भी रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 3, 3 किससे रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है। इसके अलावा हमारा रह गया 2 3 से भी रिलेटेड है, तो 2 हमारा 3 से भी रिलेटेड है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं रिलेशन किसी भी तरह से 1 1 ऑन टू सब कुछ हो सकता है। तो 1 1 ऑन टू जो वाला कंसेप्ट है वो हम फंक्शंस में पढ़ेंगे, रिलेशंस में हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं होती। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस हम के लिए हमें सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट आर बी ए रिलेशन। तो रिलेशन डिफाइन कैसे होगा, दो सेट्स पे डिफाइन होगा। तो हमने किया फ्रॉम ए टू बी, तो हमें निकालनी है डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या होती है, वो होती है जो भी सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट,
किसका? ऑर्डर्ड पेयर का, जो आर से बिलोंग कर रहे हैं। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू आर। इसके बाद हम देखते हैं रेंज। रेंज ऑफ आर क्या होती है? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू आर। तो हमारी डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी? ए, और ये कहाँ से है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन आर में है, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा होगा डोमेन ऑफ आर। और रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू बी वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन में जो जो ऑर्डर्ड पेयर है, उनका जो भी सेकंड एलिमेंट्स हैं वो होंगे हमारी रेंज। को हम एग्जांपल से देखते हैं। हमने लिया दो सेट, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 3, 5, 6। और हमने रिलेशन लिया आर, और वो कैसे डिफाइन किया? ए रिलेटेड टू बी कैसे है? अगर ए लेस देन बी है। तो पहले हम इसके रिलेशन के एलिमेंट्स निकालेंगे। तो पहले ए का एलिमेंट लिया 1। 1 किस किस से छोटा है? बी के एलिमेंट से। 3 से भी छोटा है। 1, 5 भी बनेगा, 1, 6 भी बनेगा। अब 2 के साथ करेंगे तो 2 भी सभी एलिमेंट से छोटा है, तो 2, 3, 2, 5 एंड 2, 6। अब 3 किस किस से छोटा है? 5 एंड 6 से। तो 3, 5 एंड 3, 6। ये हो गया हमारा रिलेशन, जो सेटिस्फाई कर रहा है कि ए लेस देन बी है। तो यहाँ हमें क्या निकालनी है? डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी? अब हमारे यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन से फर्स्ट एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। ये हो गया हमारी डोमेन। इसके बाद हमें निकालनी है रेंज। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी? 3, 5, 6। ये हो गया हमारी रेंज ऑफ आर। इसके बाद हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। अगर हमारे पास ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, और ए में पी एलिमेंट्स हैं और बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो भी पॉसिबल है इन दोनों सेट्स में, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, वो कितने होंगे? वो होंगे 2 raised to power p मल्टीप्लाई q। ये हमारा रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। ये हमें याद रखना है। अगर हमें दिया जाए ए एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और बी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 raised to power 5 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2 raised to power 10। ये हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे पास कौन कौन से हैं? वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है वर्ड रिलेशन। तो ए अगर हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, ए इज नॉन एम्प्टी सेट, तो जो हमारा एम्प्टी सेट है दैट इज फाई, वो सबसेट होगा एक रो से का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्योंकि फाई हमारा सभी का सबसेट होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? अगर फाई हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, और हमने रिलेशन के डेफिनेशन में क्या बोला था? जो भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं वो रिलेशन होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? फाई दैट इज एम्प्टी सेट, वो क्या है? रिलेशन है, इज रिलेशन ऑन ए।
क्योंकि यहाँ हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, फ्रॉम ए टू ए, तो ऑन ए। तो एम्प्टी सेट है और वॉइड सेट है, वो हमारा रिलेशन है ए पे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एम्प्टी या वॉइड रिलेशन है। ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। तो किसी भी सेट में एम्प्टी और वॉइड रिलेशन होता है। इसके बाद हमारे पास आया यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, अगर ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है तो जो हमारे पास ए क्रॉस ए होगा वो सबसेट और इक्वल टू होगा ए क्रॉस ए के, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट भी होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो ए क्रॉस ए है वो क्या है, रिलेशन है। और ये मैक्सिमम सबसे बड़ा पॉसिबल रिलेशन है। तो जो ए क्रॉस ए होगा वो क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ए से, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। और ये किस टाइप का होता है, ये होता है ए कॉमा ए, और ये ए बिलोंग्स टू ए। ये होगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। और ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ए में है तो ये भी नॉन एम्प्टी होगा। और ये जो रिलेशन ए कोमा ए टाइप के होते हैं उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, और इसको हम आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास सेट है ए और उसमें एलिमेंट्स हैं 1,2, तो जो इसमें आइडेंटिटी रिलेशन होगा दैट इज आई ए, वो क्या होगा, वो एलिमेंट्स होंगे 1,1, 2,2। तो जो इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास उन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा वो होगा आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से रिलेशन होते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर ए एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ये हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमें रिलेशन डिफाइन करना है तो जो सेट जिस पे रिलेशन डिफाइन होगा वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा। अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है और हर एलिमेंट ए का खुद से रिलेटेड है तो जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये एक प्रॉपर्टी है रिलेशंस की। तो अगर हम बोल सकते हैं कि ए से बिलोंग कर रहा है, ए कोई सेट है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है ए, अगर ए कोमा ए हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा, इफ ए सेट ए में है और ए कोमा ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो जो हमारा रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसके अलावा अगर हम बोलें कि ए कोमा ए आर में बिलोंग नहीं कर रहा, दैट इज ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, तो जो हमारा रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ से क्या प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं कि हमारा जो भी आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, ये हमारा ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी होगा। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में कौन आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे एक क्रॉस ए के, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि सभी अगर रिलेशंस कवर हो गए तो उसमें खुद के एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड तो होंगे ही। इसको हम इसके आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी से हम डिराइव कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, बट रिफ्लेक्सिव है तो वो जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी हो। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर ए हमारा सेट है 1,2,3 और इस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर। कैसे डिफाइन किया, 1,1 एंड 2,2।
अगर ये डिफाइन किया तो हमने देखना है कि आर रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 3 ए में है बट 3 से रिलेटेड नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, अगर एक ए रिलेशन है आर सेट ए पे तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा अगर x, y दैट इज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ये बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये इम्प्लाई करेगा, हम पहले ये ढूंढेंगे अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो हम उसी रिलेशन में क्या ढूंढेंगे कि y, x आर में बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर वो बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा तो रिलेशन नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, अगर हमारे पास सेट है ए 2,3,4 और हमने रिलेशन डिफाइन किया आर क्या 2,3 एंड 3,2। तो यहाँ से हमने क्या देखा, रिलेशन आर में देखा x, y। तो हमने सबसे पहले देखा 2,3 2,3 आर में बिलोंग कर रहा है, तो हम अब देखेंगे क्या 3,2 भी आर में बिलोंग कर रहा है। हमने ढूंढा तो 3,2 भी आर में बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन हो गया सिमेट्रिक। लेकिन अगर इसी रिलेशन को मैं डिफाइन कर दूं आर इज इक्वल टू 2,3 3,2 एंड 1,2, तो यहाँ से अगर मैं देखूं 2,3 बिलोंग कर रहा है तो 3,2 बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है और 2,1 नहीं है, ऑल्सो 2,1 it doesn't belong to R, तो रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिक। दैट इज गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि अगर a, b आर में बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ बी कोमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए कि ए कोमा सी भी आर में बिलोंग करे। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए। तो इसको एग्जांपल से लेते हैं, ए हमने सेट लिया 1,2,3, रिलेशन डिफाइन किया 1,2 2,1 एंड 1,1। तो यहाँ हमने रिलेट किया ए कोमा बी हमारा क्या है 1,2। इसके अलावा हमने देखा बी कोमा सी वो हमारा क्या है 2,1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आना चाहिए, ए कोमा सी आना चाहिए, दैट इज 1,1। तो क्या ये आर में बिलोंग कर रहा है, यस ये आर में बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इस रिलेशन को मैं सिर्फ इतना लिखूं 1,2 एंड 2,1, तो जो ये रिलेशन होगा हमारा ये सिमेट्रिक तो होगा लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि 1,1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। और क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1 और 2,2 इस रिलेशन में होना चाहिए। तो ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, ना तो ये ट्रांजिटिव है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर इस रिलेशन की बात करें तो ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1,1 तो है लेकिन 2,2 और 3,3 नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये सिमेट्रिक भी है और ये सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव भी है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, जो अगर कोई रिलेशन आर है और ये रिलेशन आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम एक बार कंडीशन देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या थी कि जो a, a है वो बिलोंग करे रिलेशन में फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, इफ a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a भी r में होना चाहिए।
और ट्रांजिटिव क्या था, इफ ए कोमा बी आर में है एंड बी कोमा सी आर में है तो ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशंस हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ए हमने सेट लिया 5,6,7, इस पे एक रिलेशन डिफाइन किया आर क्या 5,5 6,6 7,7 5,6 एंड 6,5। तो इसको हम देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो सारे एलिमेंट्स एक ही आपस में रिलेटेड हैं, यस है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए इसमें हम ढूंढते हैं ए कोमा बी। ए कोमा की बी क्या है 5,6, तो क्या इसमें बी कोमा ए है, दैट इज 6,5 है, यस 6,5 है। इसके अलावा क्या कोई और पेयर है ए कोमा बी का, नहीं है, तो जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं ए कोमा बी, वो क्या है 5,6 और बी कोमा सी दैट इज 6,5, ये दोनों है, तो ए कोमा सी क्या हो जाएगा 5,5, तो क्या वो इसमें है, यस है, तो ये रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, तो जो ये रिलेशन हो जाएगा ये हमारे पास कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, तो ये हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जो भी इंटरसेक्शन होता है टू इक्विवेलेंस रिलेशन का, इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, लेकिन यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस हो, नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है रिलेशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।